गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। मैं भंवरलाल बिश्नोई, प्राध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कच्छला। हम चर्चा कर रहे थे रियासतों के एकीकरण के संबंध में, और पहले वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था कि जूनागढ़ रियासत है उसका किस तरह से विलय किया गया, वहाँ क्या क्या परिस्थितियाँ थी, और इसके अलावा जो संवैधानिक प्रावधान क्या थे रियासतों के विलय के संबंध में, और किन किन लोगों ने क्या क्या प्रयास किए। आज हम जिक्र कर रहे हैं एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी रियासत है हैदराबाद। इन दोनों के संबंध में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले लेते हैं अपन जम्मू कश्मीर। अगर भौगोलिक रूप से अगर जम्मू कश्मीर को देखें तो बिल्कुल उत्तर के अंदर ये एक बफर स्टेट के रूप में था। इससे आगे वाला ये जो पूरा का पूरा भाग है ये पाकिस्तान के सटा हुआ क्षेत्र है, और ये पूरी की पूरी इस प्रकार की रियासत है। एक तरह से बफर स्टेट था किसके बीच में, और भारत और पाकिस्तान के बीच में बफर स्टेट के रूप में स्थिति थी किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की। अब जम्मू कश्मीर के संबंध में बात ये है, जैसी स्थिति जूनागढ़ के अंदर थी ठीक ऐसी की स्थिति यहाँ थी, प्रशासनिक दृष्टि से और डेमोग्राफिक तरीके से। वो कैसे, जैसे जूनागढ़ के अंदर बहुसंख्यक लोग हिंदू थे और वहाँ का नवाब मुस्लिम था, तो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थिति इस प्रकार से थी। यहाँ बहुसंख्यक लोग तो थे मुस्लिम, लेकिन यहाँ जो महाराजा है वो है हिंदू, महाराजा हिंदू। इस समय यहाँ का महाराजा था हरि सिंह। 15 अगस्त 1947 का दिन आ गया, लेकिन हरि सिंह कोई भी निर्णय नहीं कर पाया कि पाकिस्तान के साथ जाना है या भारत के साथ रहना है या खुद स्वतंत्र रूप से। तो हरि सिंह ने दोनों तरफ से मना कर दिया, न मैं पाकिस्तान के साथ जा रहा हूँ न भारत के साथ जा रहा हूँ, बिल्कुल जो जैसी स्थिति है वैसे की वैसे रखना चाहता हूँ। हालांकि बहुत कम संभावना दिखती है कि इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती है। सारी चीज़ें इसको पता था, लेकिन फिर भी इसने ये निर्णय लिया कि मैं फ़िलहाल किसी के साथ नहीं जा रहा हूँ। आज़ादी के बाद पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को। आज़ादी के बाद जब ये राजा कोई भी निर्णय नहीं कर पाया तो पाकिस्तान ने क्या किया, 22 अक्टूबर 1947 को 22 अक्टूबर 1947 को जो पाकिस्तान का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है जिसे बलूचिस्तान कहते हैं, वहाँ कबीलाई बहुत ज़्यादा संख्या में जो वहाँ की जनजाति है कबीलाओं के रूप में प्रसिद्ध है, कबीलाई के रूप में बहुत ज़्यादा है। तो उन कबीलाओं के वेश में पाकिस्तान की सेना भी सम्मिलित थी और वहाँ के कुछ कबीलाई लोग भी थे। उन सबको 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के अंदर एंटर करने का आदेश दे दिया। जब 22 अक्टूबर 1947 को बहुत भारी संख्या में कबीलाई ट्रकों में भर करके कश्मीर की ओर बढ़ना शुरू हो गए। 22 अक्टूबर की बात है ये। मोहम्मद अली जिन्ना ये जानते थे कि अगर आधे से ज़्यादा कश्मीर हस्तगत कर लेंगे तो क्योंकि वहाँ के बहुसंख्यक मुसलमान हैं तो वो स्वाभाविक है कि राजा हरि सिंह के साथ नहीं जाएंगे। और इधर से पटेल को भी यही अंदेशा था। हालांकि 1-2 बार मीटिंग में जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ भी था, लेकिन माउंटबेटन के दबाव में कि भाई जम्मू कश्मीर ने अपना कोई भी निर्णय नहीं लिया है तो हम इस पर कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं, ये सारी बातें इधर भी चल रही थी। इधर से अटैक हो गया
22 अक्टूबर को अटैक किया है। सूचना मिली महाराजा को। महाराजा ने एक बार तो हरि सिंह जी ने कहा कि हम मुकाबला करेंगे। इनका जो हरि सिंह का जो प्रधानमंत्री उस समय था उसका नाम था मेहरचंद महाजन, नाम से था मेहरचंद महाजन। उसने सुझाव भी दिया था कि भारत की सहायता ले लो, नहीं तो ये काम बैठेगा नहीं। फिर भी हरि सिंह ने कहा कि हम इस सेना को, इन कबीलाई लोग हैं, इनको खदेड़ देंगे, कुछ भी नहीं है। 22 अक्टूबर, 23 और 24 अक्टूबर के आसपास ये जो कबीलाई लोग हैं, कबीलाई सेना है, बारामूला से होते हुए, उरी के से होते हुए, लगभग 24 अक्टूबर को लगभग कश्मीर से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, श्रीनगर से 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी रही होगी। 24 अक्टूबर के आसपास कहते हैं उरी में बहुत ज़्यादा नरसंहार किया था इन्होंने। ये इतने हिंसक लोग थे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत ज़्यादा नरसंहार किया था उरी में, बहुत ज़्यादा इसका जिक्र मिलता है बहुत सारी किताबों में। यहाँ की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, जितने भी जिनसे संभवतः लूटपाट वगैरह सारा किया इन्होंने उरी के अंदर। 24 अक्टूबर के आसपास ये लगभग श्रीनगर के आसपास पहुंच गए थे। श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर थे ये, 100 किलोमीटर की दूरी पर थे। 24 अक्टूबर की बात है। उस समय हरि सिंह का जो ब्रिगेडियर था राजेंद्र सिंह, उसने हरि सिंह को सूचना भेजी कि भाई महाराजा ये स्थिति है। इस समय तक 2 दिनों के अंदर हरि सिंह की जो सेना थी उसमें बहुसंख्यक लोग मुस्लिम थे, लगभग 70% के आसपास मुस्लिम ही थे। उसमें से बहुत बड़ा भाग है सामने वाली सेना के साथ मिल गया। तो राजेंद्र सिंह ने, उसमें ब्रिगेडियर था हरि सिंह, उसने कहा था कि भाई महाराजा को कहा की स्थिति संभलने वाली नहीं है, आप कोई ना कोई या तो भारत के बाहर से सहायता मांगो या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो, कुछ भी करो, लेकिन अगले 2 या 3 दिन के बाद श्रीनगर हाथ से चला जाएगा। ये राजेंद्र सिंह ने यहाँ एक उरी के पास कोई पुल था बड़ा नदी पे, उस पुल को उड़ा दिया और उस वजह से 2 दिन के लिए सेना वहाँ पार नहीं कर पाई। तो ये 2 दिन बचाव हो गया। बाकी 24 अक्टूबर के आसपास ये सेना पहुँच जाती श्रीनगर। 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1947 को ये जो सेना है ये श्रीनगर के पास पहुंच गई। श्रीनगर के चारों तरफ से घेर लिया। इस समय तक राजेंद्र सिंह था, इसका ब्रिगेडियर मारा जा चुका था, शहीद हो चुका था। 26 अक्टूबर को इसने श्रीनगर को घेर लिया। तब राजा वहाँ से भागा, जम्मू आ गया वहाँ से। 26 अक्टूबर को इधर दिल्ली में ये हालात बने हुए थे। मेहरचंद महाजन ये संपर्क में था वीपी मेनन के और इनके, कि किसी प्रकार से कश्मीर की सहायता की जाए। पटेल भी यही चाहते थे, मीटिंगें भी हुई, लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनका ये कहना था कि कश्मीर ने तो विलय को, कश्मीर हमारा हिस्सा है ही नहीं, तो हम कैसे सहायता करें। तो दूसरी बात, नेहरू थोड़े से आदर्शवादी किस्म के थे, थोड़े के अच्छे आदर्शवादी, उनको काफ़ी भनक रहती थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की। वहाँ सभी खराब होगी हम कि अभी आज़ाद हुए हो, अभी से आपने युद्ध लड़ने शुरू कर दिए, उस चीज़ की थी। दूसरी तरफ से माउंट आबू किसी भी तरीके से ये लॉर्ड माउंटबेटन परमिशन नहीं दे रहे थे कि क्योंकि कश्मीर हमारा हिस्सा है ही नहीं, तो हम उसकी सहायता कैसे कर सकते। चलो अंततः वीपी मेनन गए यहाँ हरि सिंह के पास। 26 अक्टूबर की बात है। वीपी मेनन गए हरि सिंह के पास और मुलाकात की। हरि सिंह ने कहा कि मैं ऐसे तो समझौता करने वाला नहीं हूँ, तो फिर कैसे करोगे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए बिना तो हम सेना भेज नहीं सकते, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी
तो क्या करें। अंततः महाराजा मान गए। 26 अक्टूबर की रात को लगभग 8-9 बज चुके थे और इसको पता था कि सुबह 27 अक्टूबर ये सेना कश्मीर के चारों तरफ है। 26 अक्टूबर की बात है, ये 100 किलोमीटर की दूरी नहीं है। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के चारों तरफ है। सुबह होते ही वो सेना है श्रीनगर को तबाह करने वाली। तो महाराजा ने मान लिया कि बीपी मेनन महाराजा से साइन करवा के वापस दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद इस समय हरि सिंह ने अपने जो सेक्रेटरी थे उसको कह दिया था, अगर सुबह भारत की सेना नहीं पहुंचती है तो मुझे गोली मार देना, मुझे मत उठाना किसी तरीके से। ये पहुंचे। कश्मीर का विलय पत्र आप देखना, गूगल पे आप डाउनलोड करोगे मिल जाएगा। उस पर एक तरफ साइन है हरि सिंह के और दूसरी तरफ 26 अक्टूबर की तारीख लिखी हुई है। और ये जो इधर से साइन होते थे हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन के साइन है 27 तारीख को। 27 को जैसे ये साइन हुए सुबह भारत की सेना वहाँ पहुँची श्रीनगर, तब जाके राजा को सांस में सांस गई। अमूमन जो विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ये जो मैंने एक्सेशन था उस पर जो जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे वो 3 मामलों पर था। वही स्थिति कश्मीर के साथ थी, तो इसी आधार पर हस्ताक्षर हुए थे। सुबह भारतीय सेना ने ये मोर्चा संभाला। इसमें एक रोचक बात और भी है कि उस समय श्रीनगर के अंदर जो नेता था, सबसे जो पॉपुलर नेता था वो था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था और कश्मीर के अंदर इस राजा के खिलाफ जो आंदोलन इसने चलाया था, जन आंदोलन राजशाही के खिलाफ, उसका नेतृत्व किया था। तो उस समय बहुत पॉपुलर था कश्मीर का श्रीनगर के अंदर ये शेख अब्दुल्ला। तो वहाँ जो भारतीय सेना जब पहुँची तो भारतीय सेना की सहायता, उनका स्वागत करने के लिए, उनको कोऑपरेट करने के लिए शेख अब्दुल्ला और उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा सहयोग किया उस समय तक। हालांकि बाद में स्थितियाँ बदल गई और उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उस समय सेना की सहायता की और वो कतई नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ जाए। लेकिन 1953 के बाद उनकी पता नहीं क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करने लगे, वो एक अलग कहानी है। उसके बाद इनको नज़रबंद भी रखा गया, ये सारी बातें हैं। लेकिन ये बात 27 अक्टूबर की बात है। 27 अक्टूबर को भारत की सेना ने श्रीनगर के आसपास के जो इलाके हैं, भारत की सेना ने 27 अक्टूबर को यह आक्रमण किया और श्रीनगर को खाली करवाना शुरू किया। 31 दिसंबर तक आते 31 दिसंबर 1947 तक आते लगभग 3/4 जो हिस्सा था उसको खाली करवा दिया था। वर्तमान के अंदर जो भारत के पास जम्मू पर अटैक नहीं हुआ था, लेकिन 3/4 हिस्सा कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का, वो हमारे कब्जे में था। 31 दिसंबर की बात है। तभी ये थोड़ी गलती कर बैठे हमारे प्रधानमंत्री। यूएन में ले गए इस मामले को। यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में कब पहुंचा है? 31 अक्टूबर 1947 को। 31 दिसंबर 1947 यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में। नेहरू ने आपत्ति दर्ज करवाई कि ये पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है, कश्मीर के ऊपर। कश्मीर ने हमसे सहायता मांगी, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और कश्मीर हमारा हिस्सा है। इस आधार पर हमने इनकी सहायता की है और ये जो तरीका है ये बिल्कुल सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा, आयोग भेजा, यूएन ने अपना आयोग भेजा और आयोग ने उस समय 2-3 बातें रखी। उसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी ये थी कि पहली बात तो यहाँ सेनाएँ हैं वो अपनी अपनी सेनाएँ हटाओगे, उसके बाद वहाँ जनमत संग्रह करवाया जाएगा, उसके बाद इसका निर्णय किया जाएगा। तो तब तक जब तक ये सारी स्थितियाँ नहीं बनती जनमत संग्रह की, सेना हटाने वाली, उस समय तक आयोग ने ये कहा कि आप युद्ध विराम की स्थिति लागू कर दो
जो सेना जहाँ पर है वहीं पर रहेगी, और जो आयोग ने जो निर्णय दिया था उसके बाद जो भी स्थिति बनी थी उस समय सेना जहाँ भी थी तो उस स्थिति को कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। जिसकी सेना, जो भारत की सेना जिस कब्जे में जो क्षेत्र था वो भारत में, और बाकी जो पाकिस्तान के कब्जे में था वो पाकिस्तान। इस संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय का आज भी वही स्थिति बनी हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल की है, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि उस क्षेत्र से सेना अपनी वापस ले जाए, उसके बाद फ्लैगिसाइड्स हो, वहाँ जनमत संग्रह हो, उसके बाद सारा निर्णय हो। ये संभव नहीं देख रहा है अभी तक, तो ये बात है। तो संभव है अगर सेना को कुछ दिन और दिए जाते, ये जो नेहरू की गलती मानने वाले लोग हैं, हो सकता है 31 दिसंबर 1947 के बाद एक आध महीना और दिया जाता तो पूरे कश्मीर को खाली करवा दिया होता सेना ने, ये भी संभव था। परंतु इस बात को केवल इस आधार पर तार्किक कहना कि इसमें नेहरू की इच्छा नहीं थी, उसकी गलती थी, वो नहीं चाहता था कि कश्मीर हमारे पास आए, तो ये इतिहास पढ़ने की दृष्टि से तो बिल्कुल भी ये उचित नहीं मान सकती। नीयत में बिल्कुल भी खोट नहीं हो सकती। उस नेता की हो सकता है कुछ समय की परिस्थितियाँ कुछ अलग हो और उस वजह से कोई गलती कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति की नीयत खराब थी देश के प्रति। बाकी जगहों पे किया है, पूरा देश का इतिहास पढ़ोगे, नागालैंड को पढ़ोगे आप, उसके बाद गोवा पढ़ोगे, पटेल तो 1950 के अंदर चले गए थे, तो ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो इन्होंने काफ़ी कुछ किया था। लेकिन ये इस मामले में यूएन के प्रति भी आश्वस्त थे कि यूएन साथ देगा, लेकिन वहाँ स्थिति थोड़ी उल्टी पड़ गई। खुद ब्रिटेन ने और अमेरिका ने हमारा विरोध किया था, और जो नेहरू ने सोचा था एक शांतिवादी देश के रूप में, वो नहीं हो पाया। इस वजह से ये स्थिति बन गई। उसके बाद जो संवैधानिक प्रावधान लागू किए, कश्मीर को 370 के धारा संविधान के अंदर, अनुच्छेद 370 के अंदर विशेष व संक्रमणकालीन प्रावधान दिए गए, विशेष संक्रमणकालीन प्रावधान लागू किए गए संविधान के भाग 21 के अंदर। संविधान का भाग 21 के अनुसार अनुच्छेद 370 धारा 370 यहाँ लागू की गई और विशेष स्थितियाँ दी गई। वो विशेष स्थितियाँ क्या थी, अब वो भी हट गई है 19 जुलाई 2019 के बाद, ये वो भी हट गई है। हाँ, तो वो सारी स्थितियाँ बदल गई है। कश्मीर अब स्टेट नहीं है, अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में रह गया है। तो ये तो सारी कहानी किसकी है, जम्मू एंड कश्मीर की। इस सारी की सारी कहानी जम्मू एंड कश्मीर। अब एक रियासत बच गई है, हैदराबाद। हैदराबाद है। हैदराबाद को अगर भौगोलिक रूप से देखें, बिल्कुल मध्य में पड़ती थी भारत के, बिल्कुल मध्य के अंदर। यहाँ भी स्थितियाँ कुछ ऐसी थी जूनागढ़ जैसी, लेकिन वहाँ थोड़े मुस्लिम ज़्यादा थे बजाय जूनागढ़ के बजाय। दूसरी बात, यहाँ का नवाब मुसलमान था और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे बड़ी रियासत उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से हैदराबाद ही थी। यहाँ का नवाब था उस्मान अली, और इसने क्या किया था, स्टील स्टैंड एग्रीमेंट किया था। स्टैंड एग्रीमेंट कि मैं जो ब्रिटिश सरकार के जो साथ जो संबंध है उसके अनुसार चलना चाहता हूँ, न कोई भारत के साथ जा रहा हूँ न पाकिस्तान के साथ जा रहा हूँ। लेकिन इसकी नीयत थोड़ी ख़राब थी। पाकिस्तान के साथ लगातार संवाद इसका चल रहा था इसी तरीके से। अब कैसे संभव था, ये पाकिस्तान, ये इतना बड़ा भू क्षेत्र पार करके कैसे इसका संचार होता, लेकिन इनकी नीयत ही ख़राब थी। इस वजह से ये चीज़ें चल रही थी, कोई भी निर्णय नहीं लिया।
पटेल ने नेहरू को कहा इसका क्या करना है। एक बार तो नेहरू ने कहा इसको एक बार रहने दो, इधर कश्मीर का मामला भी उलझा हुआ है, उधर जूनागढ़ का बड़ी मुश्किल से वो निपटा है, किसी तरीके से इसको एक बार इसको डेफर करते हैं और इसको देखेंगे। लेकिन ये काफ़ी नाटक कर रहा था। इसी समय यहाँ क्या हुआ, इस समय जैसे एक यहाँ के अभी सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, उसी की एक पार्टी MIM है। अब ये जो उस्मान अली था उसका एक नेता था कासिम रिजवी। इसने एक उग्रवादी संगठन का निर्माण किया, उसका नाम था रजाकार। ये जो रजाकार है ये बिल्कुल उग्रवादी विचारधारा के लोग थे और हैदराबाद के अंदर इतना कत्लेआम मचाया इन्होंने, कितना कत्लेआम मचाया और इतने सारे हिंदुओं को वहाँ मारा गया। लगभग कहते हैं 2 से 5 लाख लोग मारे गए इस दौरान। किसी भी तरीके से वहाँ के जो स्थानीय नेता थे, जो लोग थे, वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया, वहाँ से माइग्रेट होने शुरू हो गया आसपास के क्षेत्रों में। जब ये सारी स्थितियाँ बन गई तो फिर इंटरफेयर करना पड़ेगा, भारत को इंटरफेयर करना पड़ा। इंटरफेयर किया भी और कहते हैं पटेल ने नेहरू से बिना पूछे यहाँ सेना भेज दी हैदराबाद के अंदर। 13 सितंबर को 1948 को सेना भेजी गई और मात्र 5 दिन के अंदर 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद हमारा हो गया। केवल 5 दिन के अंदर हैदराबाद हमारा हो गया। इस अभियान का नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद के अंदर जो सैन्य अभियान किया था पोलो। तो ये जो नवाब था वो भाग करके कहाँ चला गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में, कि भारत ने हमारे ऊपर हमला किया है, इस तरीके से हुआ है, ये हुआ, हम बिल्कुल स्वतंत्र रियासत राज्य थे, स्टेट्स थे, हमने इस एग्रीमेंट पे किया था। वहाँ से संयुक्त राष्ट्र संघ से लेटर आया तो पटेल ने जवाब दिया यह कोई सेना वेना नहीं भेजी, छोटी मोटी पुलिस कार्रवाई थी और हमने ये सारा कर लिया है, अब इसमें कुछ भी नहीं। तो ये हैदराबाद के साथ हुआ और 5 दिन के अंदर ये हमारा भारत का हो गया। यहाँ ये जो आतंकवादी संगठन है इसने बहुत ज़्यादा कत्लेआम मचाया था, रजाकार नाम का संगठन था। तो ये तीनों की कहानी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अब उस समय कुछ दिक्कतें थी, जैसा कहते हैं कि कश्मीर का क्यों नहीं हुआ, सेना को ज़्यादा लंबे समय तक रखना था, कुछ बातें थी, इस वजह से ये सारी चीज़ें डेफर भी हुई, कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं। लेकिन दिक्कत थोड़ी कश्मीर और जो जूनागढ़ के संबंध में है। जूनागढ़ के अंदर जो जनमत संग्रह हुआ था, कहीं न कहीं नेहरू को ये बात लग रही थी कि कहीं कश्मीर के अंदर फ्लैगिसाइड्स नहीं करवाना पड़े, और अगर वहाँ फ्लैगिसाइड्स होता है, जनमत संग्रह होता है, ये बात कई बार नेहरू ने भी कही थी और खुद पटेल तो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, जूनागढ़ के वहाँ भी फ्लैगिसाइड्स के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वो माउंटबेटन की दबाव था, उस वजह से सारा कुछ करना पड़ा। लेकिन हो सकता है कि कश्मीर के अंदर ये स्थिति न आए कि वहाँ अगर जनमत संग्रह कराना तो स्थिति उल्टी पड़ सकती थी। दूसरी बात, कुछ किताबों में यह भी मिलता है कि शेख अब्दुल्ला के कहने पर या उनके आग्रह पर, क्योंकि उस समय शेख अब्दुल्ला नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान के साथ जाए, आग्रह पर नेहरू ने कई बार ऐसा कहा भी था, इस बात का जिक्र मीटिंगों में किया भी था कि कश्मीर के अंदर भी फ्लैगिसाइड्स करवाए, ऐसा कई किताबों में है। लेकिन इसके पीछे आधार ये भी है, तो उस समय भी अगर फ्लैगिसाइड्स वहाँ जनमत संग्रह होता कश्मीर के अंदर, तो जो जम्मू का इलाका है और लद्दाख का है, वहाँ बहुत संख्यक हिंदू ही थे और 99% नेहरू को भरोसा होगा, या जिन सलाह देने वाले उनको भरोसा ही होगा कि भारत के साथ ही मिलते हैं।
दूसरी बात, शेख अब्दुल्ला उस समय पाकिस्तान के पक्ष में नहीं था, उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता था कि पाकिस्तान के साथ जाए। तो इस बात को लेकर भी आशान्वित होंगे, तो हो सकता है कि इस आधार पर भी वो जनमत संग्रह की बातें चल रही होगी, लेकिन उस समय की स्थितियाँ बनी और उसके अनुसार जो भी निर्णय लिया होगा उन्होंने। किसी के राजनीतिक इतिहास संघर्ष के ऊपर उसकी नीयत खराब थी, इस आधार पर शक नहीं किया जाता। गलती हो सकती है, ये बात एक अलग है, लेकिन नीयत के आधार पर शक नहीं कर सकते। तो ये 3 बड़ी रियासतों का विलय हमने समझा, बड़ा आगे की क्लास प्रयास मेरा है कि मैं कंटिन्यूज़ करूँगा। इसमें जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन है, इस चैप्टर को पहले करेंगे, उसके बाद जो आगे वाला चैप्टर है उसको करेंगे। थैंक यू, वेरी गुड इवनिंग।